नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय अदर क्लास। ये हमारे लेक्चर नंबर 17-18 होने वाले हैं। अभी तक हमने 17 क्लासों में अच्छे तरीके से संविधान के बारे में जानकारी ली है। अब हम आगे चल के संविधान में कैसे कैसे लोकतंत्र होता है, संविधान में क्या क्या नियम है, क्या क्या आर्टिकल हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो इससे पहले आज प्रस्तावना के बारे में डीप में जाकर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक मैं कल बता चुका था कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, प्रमुख होता है जो राष्ट्र का, उसको चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्र का प्रमुख पीएम, पीएम को जनता के द्वारा हर 5 वर्ष में चुना जाता है एक निर्धारित समय में। जबकि ब्रिटेन का जो है वो लोकतंत्र तो है, जनता उसमें सवाल उठा सकती है, लेकिन वो गणराज्य नहीं है। उसमें सम्राट वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा होता है, इस तरीके से चलता रहता है। चार्ल्स थर्ड है। ठीक। अब प्रस्तावना, प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करते हैं, जो बहुत जरूरी है, बहुत पूछी जाती है। और कौन कौन से प्रस्तावना के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा है अमेरिका से ली गई है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, प्रस्तावना की भाषा अमेरिका से ली गई है। और प्रस्तावना के बारे में जो सजेशन दिया गया है, वो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना के बारे में जो सजेस्ट किया गया था, वो कहाँ से सजेशन लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। ठीक। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, और प्रस्तावना की जो सजेशन है, वो प्रस्तावना को कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। गजेंद्र गढ़कर, गजेंद्र गढ़कर उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। आज के तरीके के जज नहीं, पूरी तरीके से निश्चल निर्णय देते थे। आजकल सुप्रीम कोर्ट तो निश्चल नहीं रह गया है, अभी देखते हुए फिलहाल। ठीक। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को संविधान की कुंजी गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा था, क्योंकि ये ताला लगा दिया जाए, संविधान एक ताला है, तो इसका पूरी व्याख्या कैसे खुलेगा, कैसे बंद होगा, यह कुंजी के समान प्रस्तावना काम करती है। तब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कहा गया था। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री कुंडली है, के.एम. मुंशी ने कहा था। जन्मपत्री क्यों कहा था? क्योंकि संविधान का निर्माण प्रस्तावना को आधार मानकर ही किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को पेश किया था और उसे आधार माना गया था, और उसी को लोगों की स्वतंत्रता, समानता, लोगों के मतलब अधिकार, हर एक बात को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया था। जन्म पत्री या जन्म कुंडली कहा गया था। ठीक। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अब नाना पालिकी वाला ने इसलिए कहा था परिचय पत्र है, क्योंकि प्रस्तावना परिचय देता है कि संविधान आगे क्या ऐसा होने वाला है, किस तरीके का होने वाला है, लोगों को किस तरीके की स्वतंत्रता देने वाला है, किस तरह की समानता देने वाला है, कैसा न्याय देने वाला है। ठीक। इसलिए परिचय पत्र कहता है। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम अपना परिचय पत्र लेकर आगे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और जैसे एग्जाम देने गए तो हमें क्या होता है कि आगे हमारा परिचय दिया जाता है, तो प्रवेश पत्र लिया जाता है। तो एक पेज समझ लीजिए प्रस्तावना पूरे संविधान का प्रवेश पत्र है। ठीक। परिचय पत्र है। आगे की बात सुनते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। आत्मा है, जैसे हमारे शरीर में थोड़ी सी आत्मा जगह लिए हुए है,
और वो जिधर को चाहती है वही काम होता है। इसी तरह प्रस्तावना भी आत्मा है। प्रस्तावना को की नोट्स कहते हैं। अर्नेस्ट बारकर किसी भी नोट्स की, मान लो हमारे पास एक बड़ी सी बुक है, उस बुक की हम शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं, ये 100 पेज की है। अब शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके हर एक पेज के एक एक दो दो फार्मूले या जो उसके माप होते हैं सब कुछ लिख लेते हैं। मेन पॉइंट 2-3 पेज 4 पेज 5 पेज में उसे क्या कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो प्रस्तावना को की नोट्स, प्रस्तावना को शॉर्ट नोट्स एक तरह से अर्नेस्ट बारकर बर्कर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की 4 बातें बताती हैं, प्रस्तावना के बारे में 4 बातें। शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत किसे प्रस्तावना में बनाया गया है? भारत के लोग प्रभुसत्ता, भारत के लोगों को शक्तिशाली प्रस्तावना में बताया गया है। तो भारत की जो प्रस्तावना होने वाली है उसमें क्या बताया गया है? जो भारत के संविधान की प्रस्तावना होने वाली है उसमें भारत के लोग शक्तिशाली बताया गया है। भारत के लोगों को क्या किया गया है? शक्तिशाली बताया गया है। भारत के लोग शक्तिशाली हैं, जो आज के समय में देखा जाए तो पूर्ण तरीके से शक्तिशाली नहीं बचे हुए हैं। अभी जंतर मंतर में कितना आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि भारत के लोग अपनी जो इच्छाएं थी, सही न्याय था, वो नहीं प्राप्त कर पा रहा था। इसलिए इतना आंदोलन करने के बाद जाके निर्णय मिला। इसलिए भारत के लोग को शक्तिशाली बनाया गया था। पहले कोई दुर्घटना हो जाती थी, कुछ दिक्कत हो जाती थी तो मंत्री अपने आप इस्तीफा दे देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं यह काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज के समय में उसमें सब कुछ हो जा रहा है, फिर भी मंत्री को उसकी गलती नहीं स्वीकार की जा रही। जो मिडिल कर्मचारी हैं उन्हें गलती कराकर किया जाता है। अब शासन का स्वरूप, शासन के स्वरूप की बात करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो शासन है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सभी तरीके से संपन्न है शासन। कानून में होना चाहिए, संविधान में, न्याय में, पालिका, सब तरीके से संपन्न होना चाहिए। जैसे कि कानूनी व्यवस्था से संपन्न होना चाहिए, न्याय से संपन्न होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। ठीक, शासन से संपन्न है। समाजवादी है, समाज की अवधारणाओं को मानता है, उनका सम्मान करता है, रीति रिवाजों को मानता है। पंथ निरपेक्षी है, पंथ निरपेक्षी के मतलब शक्तिशाली इसे बनाया गया है। समाज में समता बनी रहे, समानता बनी रहे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोगों के द्वारा जो चुना जाता है, जो लगता है कि अच्छा देश के हित में काम करेगा, हमारे दिक्कत परेशानी को दूर करेगा, उसे चुनकर बनाया जाता है, वह लोकतंत्रात्मक समाज है। अगर वो नहीं समझता तो आगे चल के उसे हटा दिया ही जाता है। अब समाजवाद, समाजवाद 2 तरह का होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो अहिंसा होता है। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लोकतांत्रिक समाजवाद के हित में थे। हिंसा होती है, इसमें वेतन, लोकतंत्र में बताया जाता है कि आपको 10 घंटे श्रम करना है, 10 घंटे का आपको वेतन मिलेगा। और उसमें हिंसा होती है जो साम्यवादी होती है। एक तरीके से राजा का ऑर्डर होता है, राजा के ऑर्डर को मानना पड़ता है। वह श्रम जैसे 10 घंटे कराया गया तो वेतन उसको 6 घंटे का दिया जा रहा है। जैसे एक मजदूर, आज के समय में एक मजदूर है, मजदूरी करने को उसे 500 रुपए मिल रहे हैं, मान लेते हैं। तो अगर 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करने पर उसे 500 रुपए मिल रहे हैं, तो जो लोकतंत्र समाजवाद है, अहिंसा है, वहां पर 10 घंटे काम कराओ 500 रुपए दो, तो ये लोकतंत्र समाजवाद की व्यवस्था हो गई। लेकिन जो साम्यवादी है लोकतंत्र, वहाँ 10 घंटे काम कराओ, 6 घंटे का वेतन 300 रुपए दिया जाता है। ठीक, इसमें एक तरीके से राजा का ऑर्डर चलता है। जैसे उत्तर कोरिया, मार्क हिंसा
होती है। सरकार अपने ऊपर पूरी तरीके से तानाशाही पर उतारू होती है। ये हिंसावाद में होता है। जबकि स्टेट में शोषक उद्यमी और शोषित कृषि मजदूर होते हैं। जो उद्यमी होता है वो शोषक होता है और कृषि मजदूर इस पर काम करते हैं। संविधान सभा के बारे में 10% वोट के कारण संविधान सभा के बारे में बात करते हैं कि संविधान सभा के बारे में क्या क्या बातें हुई थी। जब संविधान सभा बनना था तब सिर्फ 10% लोगों ने वोट किया था संविधान सभा में। तो उसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ कुछ अपने मत दिए थे कि इतना कम लोगों ने अपने मत दिए हैं, ज्यादा लोग संविधान बनने से राजी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वरूप हर चीज के बारे में जानकारी नहीं पता थी। इस तरीके से 10% लोगों ने मत दिए थे। उस समय विस्काउंट ने यह कहा था कि यह सिर्फ हिंदुओं की महासभा है। जो संविधान सभा बनाई गई थी, संविधान बनाने के लिए लोगों को एकत्रित किया गया था, उसमें विस्काउंट नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ हिंदुओं की महासभा है। फिर चर्चिल चर्चिल जो बिल्कुल तरीके से भारत की आजादी नहीं चाहते थे, ये कह रहे थे ये भारत का एक छूट वर्ग है, किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त था। मतलब बाहर के लोग वहां शामिल नहीं थे संविधान सभा में, पूरी तरह से मुक्त था। नहीं तो अंग्रेज किसी भी सभा में अपना खुद अध्यक्ष हो जाते थे, भारत के लोगों को मजदूर बना देते थे। यह सब चीजों से मुक्त था। यह एक छोटा सा वर्ग था। अब संविधान सभा से आगे होते हुए चलते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका प्रस्तावना है। इसमें लिखा गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। हम हम का मतलब हम सब भारत के लोग, हम सब मतलब भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इन सब के बारे में पहले इसीलिए विस्तार से पढ़ा चुका हूँ कि किसी को एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना आए। हम सब का मतलब हम सब भारत के लोग, जितने भी भारत में लोग रहते हैं उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब जो की इच्छा जो है वह स्वतंत्रता से काम कर सकता है। ठीक, खुद के लिए वह प्रभु संपन्न है। वो चाहे तो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, तैयारी करके निकाल सकता है, चाहे वह धंधा कर सकता है, चाहे वह किसी पार्टी में चुनाव लड़ सकता है, शामिल हो सकता है, कुछ भी। वो प्रभु संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है। ठीक, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर के समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा के आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, सबके सामने पढ़ा। सब एक एक अक्षर का मत मैं ऊपर बता चुका हूँ, तब यहाँ पे ये संविधान बनकर पूरी तरीके से आया है। ठीक, पढ़ा और बताया कि 26 नवंबर 1949 को ये पूरी प्रस्तावना मतलब पूरा संविधान लागू होता है। ठीक,
वहां से भारत के लोगों को यहाँ से मानना पड़ने लगा था। आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या नियम बनाने के लिए आगे चल के क्या क्या जरूरी है, भारत के लोगों में किस भाग में कौन सी स्वतंत्रता मिली है, कौन से न्यायिक क्षेत्र अधिकार, हर एक भाग को बताया गया है। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं और उन्हें याद करने का प्रयास करते हैं, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ बिना ट्रिक के माध्यम से, लेकिन प्रयास करते हैं। ठीक, ये हर एग्जाम में कोई ना कोई पार्ट या भाग पूछ लिया जाता हो, चाहे जिस एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। एसएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का, और रेलवे में भी एक हो आ ही सकता है, चाहे दो हो जाए कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि रेलवे में जीके जीएस का वेटेज ज्यादा होता है। संविधान के बारे में और संविधान के भाग के बारे में, मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन इस समय 25 हैं। 25 कैसे हैं? चार भाग जोड़े गए और एक भाग हटाया गया, 7 वाला भाग हटा दिया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन होता है इसका मतलब, ठीक, द्वारा निरसित कर दिया गया 7 भाग को, ठीक। और इसमें 4 का जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करेंगे कि 4 के का को जोड़ा गया, 9 का जो का जोड़ा गया वो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और जो 9 का खा जोड़ा गया वो 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। ये पूछ लिया जाता है, ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले भाग में रखा गया है संघ, जो भारत में संघ का मतलब राज्य, 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश इस टाइम वर्तमान में है, तो इसको रखा गया पहले भाग में, ठीक। संघ एवं राज्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र होगा यूपी का, और यहाँ का ये क्षेत्र होगा एमपी का ये क्षेत्र होगा। इस तरीके से राज्य क्षेत्र निर्धारित किए गए। तो ये किस भाग में रखे गए हैं? वो फर्स्ट भाग में रखे गए। दूसरे भाग में नागरिकता, भारत के लोगों को किस तरीके से नागरिकता प्राप्त हुई, ये सारे नियम रखे गए हैं दूसरे भाग में। कोई विदेशी अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन सभी नियमों को रखा गया, और भारत के लोग नागरिकता किस तरीके से छोड़ सकते हैं, इन नियमों को रखा गया, ठीक। मौलिक अधिकार, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार को रखा गया है। तीसरे भाग में फर्स्ट भाग को मौलिक अधिकार को रखा गया है। मौलिक अधिकारों में भारत में समानता, स्वतंत्रता, सभी को मतलब लोक नियोजन की समानता, और उस किसी भी गरीबी अमीरी में समानता के बारे में रखा गया है। 4 भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को रखा गया है भाग 4 में, और 4 के काम में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। मूल कर्तव्य 11 हैं वर्तमान में, इनको रखा गया है। अब भाग 5 में संघ सरकार, भाग 5 में जो है राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाएंगे, क्या क्या अधिकार हैं राज्य में, इसमें कैग कैसे चुना जाएगा, कैग की क्या क्या अधिकार हैं, सभी के बारे में भाग 5 में रखा गया है। भाग 6 जो राज्य सरकार में जैसे सीएम कैसे होंगे, सीएम का मंत्रिमंडल कैसा होगा, चुनाव कैसा होगा, राज्यपाल किस तरीके से होगा, इन सभी के बारे में भाग 6 में रखा गया है। 6 में रखा गया है राज्य सरकार को। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के जो संघ और राज्य क्षेत्र, संघ पूरे संघ और राज्य क्षेत्र को मिला के रखा गया, जो 7 भाग था उसे हटा दिया गया है, ठीक। और जो 9 में पंचायती राज को रखा गया है, जो चुनाव होते हैं पंचायती राज,
नव क में नगर पालिका को रखा गया है। नव के ख में सरकार सहकारी समिति को रखा गया है। नगर पालिका को कि 10 लाख से जनसंख्या से ऊपर महानगर पालिका में होंगे। सहकारी समिति को रखा गया है। भाग के 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों को रखा गया है। भाग 10 में अनुसूचित जन एवं जनजातियों को रखा गया है। भाग 10 तक अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों को रखा गया है। भाग 11 संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र, जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार, उनमें संबंध क्या क्या है उन सबको रखा गया है। भाग 11 में वित्त संबंधी के उपबंध, वित्त पैसा रुपए धन संपत्ति के बारे में उपबंध रखा गया है। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य को रखा गया है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 क में रखा गया है अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन और चुनाव के बारे में कि किस तरीके से चुनाव होंगे, 5 साल में होंगे, उप राज्यपाल कैसे चुने जाएंगे। भाग 16 में विशेष उपबंध कुछ वर्गों के लिए SC ST OBC जो छूट होती हैं उनके बारे में बताया गया है। भाग 17 में राज्य भाषा के बारे में बताया गया कि हमारे राज्य देश की भाषा क्या होगी, किसे जरूरी अधिकार मिलेंगे। ठीक। भाग 18 में आपातकालीन के बारे में बताया गया है। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में राष्ट्रपति राज्यपाल आदि के संरक्षण पद में चर्चा की गई है। भाग 20 में संविधान संशोधन, संविधान में क्या क्या गलतियां हैं उसको संशोधित किया जाएगा, भविष्य में जरूरत के अनुसार बदला जाएगा, संशोधित किया जाएगा। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध रखे गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि रखे गए हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे और इनके एक एक आर्टिकल को हम आगे चल के पढ़ेंगे। इनके एक आर्टिकल को हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो भाग 1 में जो राज्य एवं क्षेत्र हैं 1 से 4 आर्टिकल तक हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ये भाग याद कर लो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इन भागों से आता है। चाहे जिस तरीके से याद करो, चाहे ट्रिक बना के याद करो, चाहे वैसे याद करो, लेकिन एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो भागों को जरूर याद करें। अब आगे से भाग 1 में जो है 1 से 4 अनुच्छेद हैं, उनसे चारों अनुच्छेदों को हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक गुड बाय, तब तक बाय बाय, सॉरी।